तो ठीक है, आज हम यहाँ पर फिर से प्रोजेक्ट 4 पे जो है काम करना शुरू कर देंगे। एंड हमारा जो प्रोजेक्ट 4 जो था दैट वाज सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट। आई होप कि दैट अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि दैट सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट क्या है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर कोड डॉट लिख के इस कोड को ओपन करता हूँ, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पर मेरे पास इसके लिए जो ये है रिपॉजिटरी है ये ओपन हो जाएगी। अब रिपॉजिटरी ओपन होने के बाद आप यहाँ पर चेक करें, हमने यहाँ पर पहले से कुछ कोड लिखा था एंड हम इसमें यूज़ कर रहे थे किसको, रैपिड एपीआई को, है ना। हमने बहुत जगह पर मतलब रैपिड एपीआई का इस्तेमाल किया, लेकिन पर्टिकुलरली इस प्रोजेक्ट 4 में हम रेसिपीज़ का डेटा जो है फेच कर रहे थे फ्रॉम रैपिड एपीआई, है ना। तो ये तो हमारा एक मसला था यहाँ पर। अब आज हमें इस डेटा कंट्रोलर के साथ काम नहीं है, और आपको पता है कि यहाँ पर हमारे पास कितने राउट्स हैं, 2 राउट्स हैं। कंफ्यूज नहीं होना कि गेट राउट एंड पोस्ट राउट में क्या डिफरेंस है। हम जब यहाँ पर गेट मेंशन करते हैं इसका मतलब ये होता है कि दैट ये पर्टिकुलर राउट जो है ना ये गेट रिक्वेस्ट को सपोर्ट करता है, ठीक है। यानी कि आपने इस राउट पर कौन सी रिक्वेस्ट सेंड करनी है, आपने इस पर्टिकुलर राउट पर गेट रिक्वेस्ट सेंड करनी है, ठीक है। इट्स नॉट लाइक कि ये कोई कंटेनर है, ये बोलता है गेट तो सामने क्लाइंट को फिर पोस्ट करना है, नहीं। इट्स नॉट लाइक दैट कि कोई चीज़ इंपोर्ट करेंगे और बाद में कोई चीज़ एक्सपोर्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। बल्कि यहाँ पर जब हम गेट लिखते हैं, इस गेट का मतलब ये होता है कि दैट ये राउट जो है, ये पर्टिकुलर चीज़ जो है ये एक गेट राउट है। इट मीन्स आपने स्लैश पर पोस्टमैन से या किसी और जगह से कौन सी रिक्वेस्ट सेंड करनी है, गेट रिक्वेस्ट सेंड करनी है, ठीक है। और इस राउट पे आपको पर्टिकुलरली कौन सी रिक्वेस्ट सेंड करनी है, पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करनी है। और अभी तक अगर हम देखेंगे इस सर्वर साइड में हमने क्या किया हुआ है, हमने लिखा हुआ है कि सर्वर इज इक्वल टू एक्सप्रेस, जो कि मैंने पहले भी कहा था कि हम एक इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। हमने पोर्ट को डिफाइन किया और बाद में हमने कुछ कोरस पॉलिसी, हमने एक क्लासिकल वे में हमने कोरस पॉलिसी को यहाँ पर डिफाइन किया। हमने उसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स नहीं लिखी, हमने कोई ऑब्जेक्ट, कोई ऑप्शंस उसके अंदर पास नहीं किए। जबकि याद रखना कि दैट कोरस के बीच में आप जब कोरस को कॉल करते हो ना, आप इसके अंदर बहुत सारी जो है ना की वैल्यू पेयर्स लिख सकते हो एंड आप कोरस को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन फिलहाल मैंने जस्ट कोरस को कॉल किया और कॉल करने के बाद मैंने जस्ट इसको ऐसे एज इट इज़ रखा और आपने देखा था कि मेरा काम इससे चल गया था। बाद में जब आप इस प्रोजेक्ट को और भी ज़्यादा ले जाओगे ना, जब आप इसको बहुत ज़्यादा हाईली स्केल करोगे, देन आप देखोगे कि वहाँ पर हो सकता है कि दैट आपको कोरस में क्या डालने पड़े, ऑप्शंस। तो वो दूसरी बात है। अब ज़रा बात करते हैं आज डेटाबेस की। आपको याद होगा कि कल मैंने आपको किसके बारे में पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था कि दैट जो सर्वर होता है, सर्वर में हमारी एक चीज़ होती है जो कनेक्टेड होती है, सबसे पहले वो क्या होती है, वो डेटाबेस होती है। तो सर्वर के ऊपर आपकी क्या कनेक्ट होती है, डेटाबेस, ओके। बाद में ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, जिसको मैंने कहा था, सेशन मैनेजमेंट, एक्सटर्नल एपीआईज, क्रेडेंशियल्स, पासवर्ड एनक्रिप्शन, ये सारे काम हम कहाँ पे करते हैं, सर्वर में। तो ठीक है, आज हम यहाँ पर पहला काम करेंगे एंड दैट इज डेटाबेस, ठीक है। अब क्योंकि आपको मैंने कल भी सिखाया कि दैट डेटाबेस हमारे पास 2 तरह की होती है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जो यूज़ करती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एसक्यूएल, जो कि मैंने कहा कि जो हॉरिजेंटली स्केल होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है हमारे पास, और जो भी स्ट्रक्चर्ड डेटा आपके पास होगा उसको आप क्या करोगे, उसको आप एसक्यूएल टेबल्स में जो है ना, जो हमारे पास टेबल्स होते हैं, वहाँ पर जो टेबल्स का कॉन्सेप्ट है आपका, आप उसको मतलब एसक्यूएल डेटाबेस वहाँ पर आप यूज़ करोगे। एंड दूसरी डेटाबेस मैंने कही थी नो एसक्यूएल, जिसमें हमारा कॉन्सेप्ट किसका है, जिसमें हमारा कॉन्सेप्ट था ऑब्जेक्ट्स का, ठीक है, जिसमें कलेक्शंस होती हैं, ऑब्जेक्ट्स होती हैं। तो ये मैंने कुछ यहाँ पर कल हैंड ड्राइंग्स करके आपको समझाया था सारा कुछ, ठीक है। अब क्योंकि हमारा ये टॉपिक नहीं है कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन एसक्यूएल एंड नो एसक्यूएल, वो एक दूसरा टॉपिक है, उसको हम कभी और अच्छे से डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एसक्यूएल एंड नो एसक्यूएल। थोड़ा सा एक सुपरफिशियल नॉलेज मैंने आपको बता दी है, एसक्यूएल आपको पहले से ही पता है। नाउ अब हमें किस पे मूव करना है, नो एसक्यूएल डेटा पे। अब नो एसक्यूएल डेटा में सबसे पहले याद रखना, डेटाबेस में होती हैं कलेक्शंस, यानी कि हायरार्की को समझो। पहले क्या होता है, पहले कलेक्शंस होती है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे लिखें तो पहले क्या होती है, पहले आपके पास कलेक्शंस होती हैं। तो पहली चीज़ जो है वो है कलेक्शंस, ठीक है, ओके। और कलेक्शंस के बाद आपके पास होती हैं उसमें डॉक्यूमेंट्स, क्या होती हैं, डॉक्यूमेंट्स। और जो डॉक्यूमेंट्स होती हैं ना, ये प्योर जेसन फॉर्मेट में होते हैं, किसमें, यानी कि इसमें आपके पास की वैल्यू पेयर्स होते हैं, की, और इसमें क्या होती हैं, वैल्यू, की वैल्यू पेयर्स। तो कलेक्शन और ये होते हैं डॉक्यूमेंट्स। और जब भी आपने कोई चीज़ सेव करनी होती है, लाइक आपने कोई एक इंडिविजुअल चीज़ को सेव करना है, तो आप किस में सेव करते हो, आप डॉक्यूमेंट में सेव करते हो, सही है ना।
तो ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब चलो, अब हम रियल टाइम में देखते हैं कि दैट आप कैसे इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, तो पहली चीज़ जो है ना, आपको जाना पड़ेगा, आपको मंगूस भी इंस्टॉल करना। चलो मंगूस तो हम बाद में इंस्टॉल करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपके पास एक MongoDB का सर्वर होना चाहिए। तो अगर मैं लिखूँ MongoDB कम्युनिटी सर्वर, क्या लिखते हैं, MongoDB कम्युनिटी सर्वर, देखो वहीं से निकल के आता है। तो पहला काम आप क्या करोगे, जो ये कंपनी है ना इनकी एटलस, ठीक है, जो असल में जिसने असल में MongoDB को बनाया हुआ है, ये है mongodb.com, लेकिन ये इसको लेटेस्ट वाला जो भी लेटेस्ट होगा वो आप इंस्टॉल कर लो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखो, हमारे पास यहाँ पर है ट्राई MongoDB कम्युनिटी एडिशन। इसमें 2 एडिशंस हैं, एक तो है इसमें एंटरप्राइज एडवांस्ड, दूसरा है कम्युनिटी एडिशन। अब एंटरप्राइज एडवांस्ड जो है ना वो पेड है, ठीक है, और वो कब लगता है, वो कब यूज में आता है, जब आप एक एक्चुअल में कोई ऐप बना रहे हो जिसका अच्छा खासा रेवेन्यू भी होगा, ठीक है। तो उसमें आप एंटरप्राइज एडिशन जो है, एंटरप्राइज एडवांस्ड एडिशन लोगे, जो आपको, जिसमें आपको पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन देखो, उसको भी तो वही यूज कर पाएगा ना कि जिसने असल में पहले MongoDB को सीखा हो। तो MongoDB को सीखने के लिए ये हमको प्रोवाइड करते हैं क्या, कम्युनिटी सर्वर। तो आप इनकी वेबसाइट पे जाओ, कम्युनिटी सर्वर को डाउनलोड करो, एंड बिकॉज मैं यहाँ पर लिनक्स को यूज़ करता हूँ, तो ऑब्वियसली मैं किसके लिए इंस्टॉल करूँगा, मैं अपने इसके लिए इस्तेमाल, जैसे अगर मेरा रेड हैट है, उबुंटू है, तो मैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इंस्टॉल करूँगा। आपने क्या करना है, आपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इंस्टॉल करना है। मोस्ट प्रोबेबली दैट विल बी Windows 11, है ना, Windows 11 64 बिट, और आप वहाँ पर MSI वर्जन जो है उसको मतलब उसको इंस्टॉल करेंगे। डाउनलोड करोगे, कुछ टाइम लगेगा डाउनलोड होने में, उसके बाद इंस्टॉल। बाद में किसी भी सेटिंग के साथ छेड़ना नहीं है, जो भी उसमें सेटिंग्स आती हैं उनको नेक्स्ट 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 करके इंस्टॉल करना है, कोई भी सेटिंग को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से MongoDB जो है ना वो इंस्टॉल हो जाएगा आपके सिस्टम में, और साथ में एक और ऐप भी इंस्टॉल हो जाएगी जिसको हम बोलते हैं कंपस। क्या बोलते हैं, कंपस, जो कि आप देखो यहाँ पर है हमारे पास MongoDB कंपस। अब कंपस क्या है, कंपस एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है जिसको हम बोलते हैं GUI, ठीक है। यानी कि MongoDB के साथ बातें करने के लिए, यानी कि जो MongoDB का एक्चुअल सर्वर है, ये 2 चीज़ें होती हैं। आप इसको समझो, जब आप MongoDB को इंस्टॉल करते हो, ये 2 चीज़ें इंस्टॉल होती हैं। क्या, कितनी चीज़ें इंस्टॉल होती हैं, 2 चीज़ें। तो वो 2 चीज़ें समझो वो क्या है। पहले तो पहली चीज़ याद रखना, पहली चीज़ सर्वर होती है, पहली चीज़। लेकिन कौन सा सर्वर, HTTP सर्वर नहीं, डेटाबेस सर्वर। ये डेटाबेस सर्वर आपके सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। तो जो आपका सिस्टम है ना, वहाँ पर क्या इंस्टॉल हो गया, सर्वर, ठीक है। इसी को आप बोलते हो कम्युनिटी सर्वर, ठीक है, इसको आप कम्युनिटी सर्वर बोलते हैं। तो जैसे ही आप MongoDB को इंस्टॉल करते हो, कम्युनिटी सर्वर को, तो ये सर्वर आपकी मशीन पर इंस्टॉल हो जाएगा। दूसरी चीज़ जो आप मतलब फॉर एग्जाम्पल इंस्टॉल करते हो वो है कंपस। क्या है, कंपस। अब जो ये कंपस है ना, ये मैंने पहले ही कहा कि ये क्या है, इट्स GUI। क्या है, GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये उस सर्वर से बातें करने का एक सीधा साधा तरीका है, सिंपल वाला तरीका, जिससे आप क्रिएट कर सकते हो। यानी कि अगर आपको कलेक्शन क्रिएट करनी है, आपको नया डेटाबेस क्रिएट करना है, आपको मतलब नया कुछ डॉक्यूमेंट बनाना है, तो आप डायरेक्टली कहाँ से कर सकते हो, कंपस से, ठीक है। तो कंपस इज अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इट्स अ सॉफ्टवेयर जो असल में बातें किससे करता है, सर्वर से। और आप डायरेक्टली CRUD है ना, CRUD, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, वो डायरेक्टली आप एग्जीक्यूट कर सकते हो कहाँ से, कंपस से। आप डायरेक्टली CRUD ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट कर सकते हो कंपस से, और वो किस पर अप्लाई होंगी, वो आपके कम्युनिटी सर्वर पर अप्लाई होंगी, जो कि किसी पोर्ट पे चलता है। मतलब एक पोर्ट होता है, ठीक है, 4003 के बगैर, जो हम 4000 या 4003 पोर्ट करते हैं ना इस्तेमाल, किसके लिए, अपने सर्वर के लिए, अपने HTTP सर्वर के लिए। उस पोर्ट को छोड़कर और भी पोर्ट्स होते हैं जहां पर आप ये सर्वर रन कर रहा होता है। और हमेशा याद रखना कि ये हमेशा बैकग्राउंड में चालू होता है। जैसे ही आप अपना सिस्टम ऑन करते हो तो ये सर्वर पहले ही स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि सर्वर कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, आपके ही सिस्टम पर। तो यही है कम्युनिटी सर्वर। कम्युनिटी सर्वर जैसे ही सिस्टम ऑन किया, कम्युनिटी सर्वर बैकग्राउंड में रन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब जैसे हमारा MS SQL था ना, जैसे हम MS SQL के साथ काम कर रहे थे, तो MS SQL में भी SQL सर्वर जो होता है ना, SQL सर्वर, जैसे आपने SQL सर्वर 2019 इंस्टॉल किया हो या 2022 इंस्टॉल किया हो, तो वो सर्वर भी हमेशा आपके बैकग्राउंड में चल रहा होता है। आप चेक कर सकते हो, आप विंडोज़ में प्रोसेसेस में जाओ, ठीक है, आप उन सर्विसेज में जा सकते हो। वहाँ पे सर्विसेज में आप चेक करोगे कि दैट ये SQL सर्वर हमेशा रनिंग में होता है,
ठीक है। और जो हमारे पास स्टूडियो था, जो हमारे पास MS स्टूडियो जो था, यानी कि जो SQL सर्वर स्टूडियो था, उसमें क्या है कि उस स्टूडियो से आप क्या कर पा रहे थे, आप वहां पर क्वायरीज चलाते थे, ठीक है, और उन क्वायरीज की मदद से आप CRUD ऑपरेशन करते थे, किस पर, इस सर्वर पे, ठीक है। तो MongoDB का भी यही सिस्टम है। इनके यहां पर भी कम्युनिटी सर्वर आपके सिस्टम पे बैकग्राउंड में चलता रहेगा एंड CRUD ऑपरेशन आप कहां से करोगे, कंपस से। तो अगर आपने MongoDB को सीखना है, आप इधर या तो GUI का इस्तेमाल करके सीखो, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, उसमें आपको क्रिएट करना होगा कोई चीज तो डायरेक्टली क्रिएट पे क्लिक करो, ठीक है। लेकिन दूसरी चीज होती है क्वायरीज से लिखना, ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है, दूसरी चीज होती है क्वायरीज लिखना। जैसे आप लिखते हो ना, इंसर्ट इनटू द फॉलोइंग टेबल, तो वहां पर आप ये चीजें इंसर्ट करो, या डिलीट फ्रॉम द टेबल, है ना, सिलेक्ट फ्रॉम द टेबल वेयर यूजर नेम इज इक्वल टू दिस, है ना। तो जैसे आप वो क्वायरीज चलाते हो ना, वो एसक्यूएल सर्वर पे ही तो वो क्वायरी चलती है ना, लेकिन चलाते कहां से हो, स्टूडियो से। आप स्टूडियो में क्वायरी लिखते हो, F5 प्रेस करते हो, एग्जीक्यूट हो जाती है सर्वर पे, ठीक है। इसी तरह से यहां पर भी आप कंपस में भी वैसे ही करते हो काम, लेकिन कंपस थोड़ा सा इजी है। कैसे, किस हिसाब से, मैं आपको समझाता हूं। देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर मेरे पास एक मुझे डेटाबेस क्रिएट करनी है, तो मुझे जस्ट इस प्लस पे ऐड करना है, या आपको एक नया यहां पर दिखा रहा है ऐड न्यू कनेक्शन, तो ठीक है, एक नया कनेक्शन क्रिएट करते हैं, तो आप यहां पर एक नया कनेक्शन क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इस पर क्लिक किया, देखो MongoDB का जो कम्युनिटी सर्वर है वो यहां पे चलता है, कहां पे, MongoDB लोकल होस्ट 27017, तो इसका पोर्ट नंबर क्या है, 27017, ठीक है। तो MongoDB लोकल होस्ट, आप देखो ये मत HTTP पे चल रहा है, यू सी, आपने देखा यहाँ पर कहीं पे HTTP लिखा हुआ है, नहीं, यहाँ पे तो लिखा है MongoDB का लोकल होस्ट, इट्स नॉट HTTP लोकल होस्ट, है ना। इट मीन्स ये इनका अपना एक प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल के लोकल होस्ट पे किस पोर्ट नंबर पे चल रहा है, 2701। आप चाहे तो आप यहाँ पर इसका नाम रख सकते हो, यहाँ पर एक कलर इसके लिए ऐड कर सकते हो, बाद में सेव एंड कनेक्ट कर लो। तो बताओ ये किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, ये आपके लोकल सर्वर के साथ कनेक्ट होगा, जो आपके सिस्टम पे ही बैकग्राउंड में रन कर रहा है, ठीक है। तो ये तो एक चीज हो गई। अब देखो मेरा एक सर्वर पहले से ही एक कनेक्शन बना हुआ है, अगर मैं इसके साथ कनेक्ट हो जाऊं, ये याद रखना ये मेरे सिस्टम में नहीं है, ठीक है, ये मेरे सिस्टम में नहीं। देखो इसके साथ कनेक्ट हो गया, मैं इसके बारे में भी बताऊंगा कि ये डेटाबेसेस मैंने कहाँ पे रखी है। हाँ, बस ये इतना ही कनेक्ट किया तो कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब देखो वी आर हैविंग 1 2 3 4 5 6 डेटाबेसेस देयर, ओके। तो मान लो अगर मेरे पास एक डेटाबेस है रोबो, है ना, फिर रोबो के अंदर आप देखो दिस इज डेटाबेस एंड दिस ऑर्डर्स सर्विसेज यूजर दीज आर कलेक्शंस, एंड फिर ऑर्डर्स के अंदर जो चीज होगी अंदर वो होंगी ऑब्जेक्ट्स। तो सही है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है। सर्विसेज में हम देखेंगे वी आर हैविंग 3 सर्विसेज, देखो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। लेकिन अगर मुझे किसी फील्ड को इसमें डिलीट करना है, देखो यहाँ पर सीधा ही ऑप्शन आता है डिलीट, आपको दिख रहा है यहाँ पर सीधा डिलीट ऑप्शन है। यहाँ पर एक पेन टूल है, छोटा सा पेन टूल, आप डायरेक्टली यहाँ पर एडिट कर सकते हो, यानी कि हम डायरेक्टली डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हैं। तो एडिट का मतलब क्या होता है, अपडेट, और मैं डायरेक्टली डॉक्यूमेंट को यहीं पर डिलीट कर सकता हूँ। यू कैन चेक, देखो ये असल में ये जो है ना, ये देखो आप यहाँ पर ऑप्शन है, आ रहा है डिलीट, है ना, डिलीट का ऑप्शन भी आ रहा है, एडिट का भी आ रहा है, कॉपी का भी आ रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर चीजें बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना, यहाँ पर चीजें बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर आप एक अपडेट डिलीशन करना चाहते हो, डेटा ऐड करना चाहते हो, लाइक देखो आप यहाँ पर डेटा ऐड भी कर सकते हो। तो व्हाट इज डेटा ऐड, जब आप ऐड, इट मींस आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो, तो यहाँ पर आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस सब कुछ कर सकते हो। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये सिर्फ याद रखना, ये सिर्फ हम डेटा यहाँ पर देखने के लिए एक्चुअली कंपास यूज करते हैं, ठीक है। हमको कंपास किस लिए चाहिए, मतलब डेटा को देखने के लिए, विजुअलाइज करने के लिए। हम देखते हैं कि डेटा क्या आया है हमारे पास, ऑर्डर्स कितने हैं, यूजर्स कितने, लेकिन एक्चुअल में याद रखना हमें ये कोडिंग के थ्रू करना है। हमें क्या करना है, हमें ये यहाँ पर नहीं करना है कि यहाँ पर क्रिएट करोगे जैसे आप एसक्यूएल स्टूडियो में करते थे, जहाँ से क्वेरी किस में चलाते हो आप उसी में चलाते हो ना, स्टूडियो में ही। नहीं, वो जो है ना, वो एक सिंपल सा तरीका है कि आपको सिखाने का कि एसक्यूएल क्या होती है, MongoDB क्या होता है। एक्चुअल काम जो है वो मुझे कोडिंग की मदद से यहाँ पर कुछ चीज क्रिएट करनी है, मुझे कोडिंग की मदद से डिलीट करना है, मुझे कोडिंग की मदद से एडिट करना है। यानी कि मैं जो है ना, मुझे Node.js सर्वर, यानी कि जो मेरा एक्सप्रेस सर्वर है, मुझे वहां से क्वेरी चलानी है जो इस पर चलनी चाहिए। अब ऑब्वियसली मुझे वहां पर कुछ ऐसा तो होना चाहिए ना कि जिसकी मदद से मैं इसके साथ कनेक्ट हो जाऊं। जैसे कि आप यहां पर देखो, इस एक्चुअल सर्वर के साथ कनेक्ट होने के लिए आपके पास क्या है, आपके पास कंपास है ना। लेकिन कंपास से जो आप CRUD ऑपरेशन करते हो वो तो आपके लिए है, वो तो मतलब जो एडमिन होगा एडमिन के लिए है।
बाकी लोग क्या यूज करेंगे, बाकी लोग आपका क्लाइंट यूज करते हैं, मतलब बाकी लोग जो है वो ब्राउजर यूज करेंगे, अपना ब्राउजर, अपने सिस्टम का ब्राउजर यूज करेंगे। वो अपना यूजर नेम कहां पर देंगे, वो अपना यूजर नेम ब्राउजर में देंगे। वहां पर 2 इनपुट्स होंगे, तो वो वहां पर लिखेंगे अपना नाम, फिर करेंगे रजिस्टर। मान लो किसी को रजिस्टर करना है तो अपना यूजर नेम, अपना ईमेल, अपना पासवर्ड कहां पर देगा, क्लाइंट में। बाद में नीचे क्या होगा, सबमिट बटन। जैसे ही उस सबमिट बटन पे वो क्लिक करेगा तो वो रिक्वेस्ट जाएगी Node.js सर्वर को, ठीक है। फिर Node.js सर्वर जो हमारा जो एक्सप्रेस सर्वर है वो फिर इस सर्वर के साथ बातें करेगा। तो जिस तरह से मतलब जिस तरह की मतलब टोपोलॉजी अभी हम यूज कर रहे हैं, जैसे कि अभी आप देखो, आपको पता है ना कि दैट हम क्लाइंट हमारे पास हैं, ठीक है। क्लाइंट रिक्वेस्ट किसको करता है, हमारे एक्सप्रेस सर्वर को, है ना। और वो एक्सप्रेस सर्वर किसको कॉल कर रहा है, वो एक्सप्रेस सर्वर असल में रैपिड एपीआई के सर्वर को कॉल कर रहा है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, मैं बस चाहता हूं कि दैट मैं इस एक्सप्रेस सर्वर को किससे बातें कराऊं, MongoDB के सर्वर के साथ, ठीक है। अब MongoDB के कम्युनिटी सर्वर के साथ या जो एक क्लाउड सर्वर होगा उसके साथ। मैं प्रेफर करता हूं क्लाउड सर्वर, उसकी रीजन है बिकॉज अगर मैं घर से भी फिर काम करता हूं तो मैं क्लाउड सर्वर से कहीं से भी कनेक्ट हो सकता हूं। लेकिन अगर मुझे पर्टिकुलरली उसी लोकल सर्वर के साथ बातें करनी, इट मीन्स मुझे ये सिस्टम फिर घर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि वो इसी में पड़ा रहेगा ना, डेटा तो सारा इसी में होगा। तो इसीलिए मैं प्रेफर करता हूं क्लाउड सर्वर को। लेकिन मसला वही है कि दैट क्लाइंट से जब रिक्वेस्ट आएगी, ठीक है, वो रिक्वेस्ट होगी हमारे एक्सप्रेस सर्वर को, एंड एक्सप्रेस सर्वर या तो वो डेटा कहां से लाएगा, या तो वो डेटा फेच करेगा रैपिड एपीआई से, या तो वो डेटा फेच करेगा अपने MongoDB सर्वर के साथ, ठीक है। अब इसके बीच में क्या कनेक्ट होगा, मतलब इसके बीच में कोई ऐसी चीज तो होगी ना जो हमें MongoDB के साथ कनेक्ट करेंगी, है ना। तो वो चीज होती है ना, उसको हम बोलते हैं ORM। क्या बोलते हैं, ORM, यानी कि जो हमें किसके साथ कनेक्ट करती है, इस MongoDB सर्वर। यानी कि जब यानी एक्सप्रेस सर्वर से MongoDB सर्वर के साथ कनेक्ट होना है तो आप किसका इस्तेमाल करोगे, आप ORM का इस्तेमाल करोगे। जिनको मतलब जैसे .NET के अंदर भी ORM है, जिसके बारे में हम कल बात कर रहे थे, जिसका नाम है EF Core, है ना, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर। यहां पर हमारे पास जो MongoDB के लिए जो हम ORM इस्तेमाल करते हैं उसको हम बोलते हैं Mongoose। क्या बोलते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, Mongoose। तो मान लो Mongoose एक ORM है, तो हम Mongoose का इस्तेमाल करेंगे एक्सप्रेस सर्वर से किसके साथ बातें करने के लिए, MongoDB सर्वर के साथ, ठीक है। तो सही है, एक्सप्रेस सर्वर बातें करेगा MongoDB सर्वर के साथ, एंड बीच में कौन होगा, बीच में होगा ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। नाउ अगर आप देखो अब Mongoose क्या है, हालांकि इसकी ऑफिशियल जो मतलब है, इसका जो ऑफिशियल टैगलाइन है वो है कि दैट्स इट्स ऑब्जेक्ट मॉडलिंग टूल, ठीक है। अब थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट मॉडलिंग टूल एंड ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। देखो, एक ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग इज ए अम्ब्रेला टर्म, मतलब ये वाइड स्प्रेडली हम यूज करते हैं। लेकिन फिर उन ORMs के अंदर भी टाइप्स है, उन ORMs के अंदर एक टाइप जो है ना वो है ऑब्जेक्ट मॉडलिंग टूल। मैं इसको थोड़ा फर्दर यहाँ पर डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि फिर टॉपिक हो जाएगा कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट मॉडलिंग टूल, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन ORM, ठीक है, बाकी सब चीजें। तो हमारा वो डिस्कशन नहीं है, हमारा सिर्फ ये है कि दैट MongoDB के साथ कनेक्ट होने के लिए बीच में जो मिडल मैन है वो Mongoose है, ठीक है। आपको Mongoose को तस्लीम करना है एज अ मिडल मैन, जो एक्सप्रेस सर्वर से रिक्वेस्ट्स लेता है और वो एग्जीक्यूट कहां पर हो जाती हैं, वो एग्जीक्यूट हो जाती है मान लो हमारे MongoDB सर्वर पे, ठीक है। तो एक्सप्रेस सर्वर से जो है हम एक्सप्रेस सर्वर पे CRUD ऑपरेशन करेंगे, और वो CRUD ऑपरेशन अप्लाई किस पर होगा, वो CRUD ऑपरेशन MongoDB पर होगा, और बीच में जो मिडल मैन होगा वो कौन होगा, वही ORM होगा। तो शॉर्ट में ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, या आप इसको जस्ट कह सकते हो इट्स अ MongoDB लाइब्रेरी, ठीक है। अगर आपको मतलब वर्ड्स बोलने में या ORM भूल गया, ये सब चीजें अगर भूल गई, तो आपको सिंपली बोलना कि दैट Mongoose इज अ लाइब्रेरी व्हिच कनेक्ट्स एक्सप्रेस सर्वर टू MongoDB सर्वर, ठीक है। तो इसको करते हैं, इसको इनिशिएट करते हैं बाय यूजिंग द कोड। तो देखो करना क्या है, अब बात है ना कि मतलब चलो थ्योरी तो हो गया, ये तो समझ में आ गया कि ठीक है हमारे पास बैकग्राउंड में चीजें चल रही होती हैं, ये पता ही है कि दैट हमेशा सर्वर जो होते हैं ना, ये जो कौन से वाले सर्वर, डेटाबेस सर्वर। तो ये जो डेटाबेस सर्वर होते हैं ना, हमेशा बैकग्राउंड में काम कर रहे होते हैं, लेकिन इनके ऊपर CRUD ऑपरेशन करने के लिए ईदर वी आर यूजिंग दिस टूल कंपस, ठीक है। लेकिन कंपस तो एडमिन यूज कर सकता है, वो तो हम यूज करेंगे हम, लेकिन बाकी जो क्लाइंट्स होगी, जो मतलब दुनिया के अंदर जो इतने सारे लोग हैं, उनको तो हम कंपस से एक्सेस नहीं देंगे ना अपने डेटाबेस का, उनको हम क्लाइंट की मदद से, यानी कि जो क्लाइंट कनेक्ट होगा एक्सप्रेस सर्वर के साथ, और एक्सप्रेस सर्वर, अब देखो इससे क्या होता है ना कि दैट इससे एक लेयर ऑफ सिक्योरिटी भी ऐड हो जाती है।
इसका मतलब एक्सप्रेस सर्वर पे सिर्फ मेथड्स लिखी होंगी और वो मेथड्स अप्लाई हो रही है मोंगोडीबी सर्वर। तो इसका मतलब ये मोंगोडीबी सर्वर भी एक सिक्योरिटी लेयर के अंदर है, ठीक है। इस तरह से हम चीज़ों को सिक्योर बनाते हैं। नाउ एक काम करते हैं, चलो कोडिंग पे जाते हैं, कोडिंग में फोकस करते हैं। अब ये बातें तो हम करते हैं, ठीक है, लेकिन ये याद रखना कि एक ये जो है ना, जैसे जिसने लिनक्स को मतलब बनाया था, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल जिसने लिखा है ना, जिसका नाम ही है लाइनस टोरवाल्ड्स, है ना, उसने बोला था कि स्टॉप टॉकिंग एंड शो मी द कोड। नहीं, बातें बहुत करते हैं हम, ये है वो है, दिखाओ किधर है, ठीक है। तो देखते हैं कहाँ है। तो सबसे पहले आप करोगे npmi mongoose। क्या करोगे? npmi mongoose। तो ये याद रखना कि mongoose की स्पेलिंग सही से लिखना, और बेटर तरीका है कि यहाँ से कॉपी कर लो, ठीक है। क्योंकि कभी कभी मैंने देखा है कुछ स्टूडेंट्स जो है ना वो ट्रिपल ओ लिखते हैं, कोई एक ही ओ लिखता है, mongoose की स्पेलिंग गलत लिखते हैं, तो ऑब्वियसली कोई दूसरा ही लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगा, तो वो बोलते हैं फिर कि इसमें एरर आ गया। तो इसीलिए आप क्या लिखो, बराबर स्पेलिंग लिखो, या तो वहीं से कॉपी करो npmi mongoose। जब आप ये करोगे तो आप देखेंगे कुछ ही टाइम के बाद आपके पैकेज जेसन्स के अंदर क्या स्टार्ट हो जाएगा, ये mongoose नाम की लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है। हो गई, आ गई, तो mongoose नाम की लाइब्रेरी आ गई। नाउ अब हम करते हैं वर्जन चेक, ठीक है, क्योंकि वर्जन अगर डिफरेंट होते हैं ना तो उससे प्रॉब्लम आ जाती है। तो देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरा वर्जन है 8.9.1, तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, देखो यहाँ पर भी अभी लेटेस्ट वर्जन 8.9.1 है। तो आप इंश्योर करेंगे कि दैट आप भी इसी वर्जन को इंस्टॉल करो। वैसे जब आप घर पे जाओगे इंस्टॉल करोगे तो अभी शाम तक थोड़ी वर्जन चेंज हो जाएगा, शाम तक तो ऐसा तो है नहीं, हो सकता है महीने के बाद चेंज हो, है ना, या 15 दिन के बाद, या 10 दिन के बाद, या 4 दिन 5 दिन के बाद, लेकिन अभी तो नहीं होगा ना अभी। हालांकि बोलता है पब्लिश्ड डे एगो, है ना, ये एक दिन पहले हुआ है 8.9.1। याद रखना एक वर्जन में ये जो 3 नंबर्स होते हैं ना, ये चीज़ मैटर नहीं करती, थर्ड नंबर मैटर नहीं करता, ये स्मॉल चेंज होता है, स्मॉल पैच, ठीक है। फर्क पता है कब पड़ती है वर्जन में? जब पहला डिजिट चेंज होता है, जब हम 9 पॉइंट पे आ जाएंगे, ठीक है। जैसे आएगा 9.1.1, वो एक टोटली डिफरेंट चीज होगी, उसमें हमें फिर सोचना पड़ता है कि दैट जो मैंने पुराना कोड लिखा था शायद मुझे उसको रीमैप करना पड़े, मुझे नए से लिखना पड़े। तो ये याद रखना कि 8.9.2 से कुछ नहीं होगा, ठीक है। 8.9.2 में भी वही मेथड्स होंगे जो 8.9.1 में होंगी, क्योंकि 1 जो ना 1 में सिर्फ वो सिक्योरिटी अपडेट्स होते हैं, सिक्योरिटी पैच, बाकी सब चीज़ें। तो ये इस पर अगर ये 1 जो है अगर ये डिफर भी करता होगा, इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कब पड़ेगा? जब पहला डिजिट या दूसरा डिजिट जब चेंज हो जाता है। दूसरे डिजिट पे भी उतना फर्क नहीं होता, लेकिन अगर पहला डिजिट चेंज हो गया तो समझो फिर तो हो गया, मतलब खत्म सारा। अब देखो index.js में फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल क्रिएट अ फोल्डर है। हम अपने ही इस रूट फोल्डर के अंदर एक फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसका नाम मैं रखूंगा config। क्या नाम रखूंगा? क्या नाम रखूंगा इसका? config। तो मैंने फोल्डर का नाम रखा config, आप कुछ भी नाम रख सकते हो, नो प्रॉब्लम। और यहाँ पर मैंने एक ये जो है ना एक फंक्शन लिखूंगा जिसका नाम होगा connectdb.js। क्या नाम होगा? connectdb.js। ओके, अब मुझे यहाँ पर db को कनेक्ट करना है, मतलब आई हैव टू जस्ट राइट द कोड, और कोड मुझे ऐसा लिखना है कि दैट सच में मैं यहाँ से db के साथ कनेक्ट हो जाऊँ। तो देखो वो कैसे करूँगा मैं, आप देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी, पहले हम लिखेंगे कांस्टेंट mongoose। पहले तो मुझे mongoose लाइब्रेरी को क्या करना है? रिक्वायर करना है। तो कांस्टेंट mongoose इज इक्वल टू रिक्वायर mongoose, ठीक है। तो ठीक है, देखो ये खुद से आ गया, तो mongoose आ गया। अब mongoose में देखो क्या है, mongoose मेरे पास असल में एक लोकल वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने mongoose लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया। अब अगर मैं लिखूंगा mongoose, तो mongoose के बाद जब मैं डॉट लिखूंगा इसमें बहुत सारे मेथड्स निकल के आएंगे। ऑब्वियसली वो मेथड्स किन के? वो mongoose के मेथड्स हैं। इसमें ही एक मेथड है mongoose.connect। क्या है? mongoose.connect, सही है। लेकिन हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, हम इसको एक फंक्शन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? हम डायरेक्टली ऐसे कनेक्ट नहीं करेंगे, हम इसको फंक्शन बनाएंगे। तो हम लिखेंगे constant connect db इज इक्वल टू, और हाँ ये एक एसिंक्रोनस कॉल होगी। देखो इसका सीधा सादा मतलब यहाँ पर क्या है कि दैट इसमें हम अवेट का यूज करने वाले हैं कहीं पे। पता है क्यों? क्योंकि देखो जब आप डेटाबेस कनेक्ट करते हो इसको टाइम लगता है कनेक्शन एस्टैब्लिश करने में। तो अगर आप इसको मेन थ्रेड पे करोगे इट मीन्स ये बाकी के कोड को ब्लॉक कर देगा, है ना। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, Node.js क्या है, हम बोलते हैं कि हम इनपुट आउटपुट को ब्लॉक नहीं करते, हम मेन थ्रेड को ब्लॉक नहीं करते, हम एसिंक्रोनस कोडिंग करते हैं। Node.js का ये मतलब एक तरह से सेलिंग पॉइंट है, यूनिक सेलिंग पॉइंट, यूएसपी। Node.js बोलता है कि दैट हम मेन थ्रेड को
ब्लॉक नहीं करते। तो मेन थ्रेड को अगर ब्लॉक नहीं करना है तो हम इसको एसिंक्रोनस ऑपरेशन बनाएंगे, ठीक है। और इस तरह से आपने कनेक्ट डीबी बनाया। बाद में हम इसको ट्राई कैच भी लिखेंगे। ट्राई कैच का एसिंक के साथ कोई ये नहीं है। ट्राई कैच का मतलब होता है, मतलब आप ऐसा समझ लो कि इट्स नॉट नेसेसरी कि दैट मैं ट्राई कैच वहां पे लिखूं। ट्राई कैच इज एक्चुअली फॉर प्रॉपर एरर हैंडलिंग, ठीक है। एंड एसिंक अवेट वो क्या है, वो है प्रॉमिस हैंडलिंग। ये दो चीजें हैं, प्रॉमिस हैंडलिंग और दूसरा क्या है, दूसरा एरर हैंडलिंग है। लेकिन देखो एक रोबस्ट कोड लिखने के लिए, एक अच्छा कोड लिखने के लिए मैं चाहूंगा ना कि मुझे प्रॉमिस हैंडलिंग का कोई मेथड हो एसिंक अवेट, और मैं चाहूंगा ना कि दैट एरर हैंडलिंग के भी प्रॉपर मेथड हो। इसीलिए आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ द कोडर्स एसिंक अवेट भी लिखते हैं, ट्राई कैच भी लिखते हैं। हमें लगता है शायद एसिंक अवेट के लिए शायद ट्राई कैच का होना जरूरी है। नहीं, इट्स नॉट नेसेसरी। मैं चाहूँ तो ट्राई कैच लिख ही नहीं सकता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस फंक्शन में मैं प्रॉपर क्या करूँ, प्रॉपर एरर हैंडलिंग भी करूँ। अगर एरर आए तो ठीक है, मुझे console.log भी करना, और दूसरा तुम कनेक्ट करना। क्या कनेक्ट करोगे, ठीक है, कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो तुम कनेक्ट हो जाओ, कॉन्स्टेंट कनेक्ट, इसमें आप लिखो अवेट, और फिर आप करोगे मंगूज को कॉल। मंगूज के अंदर जो मेथड है वो क्या है, कनेक्ट। अब जब कनेक्ट करोगे इसमें पहली चीज क्या जाएगी अब कि भाई कनेक्ट किधर करना है, आप URL बताओ, ठीक है, ठीक है। तो अब मैं इसको URL दे देता हूं। मैंने ऐसे URI लिखा, लेकिन वो URI जो है ना वो मैं यहीं पर एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा कांस्टेंट URI, और URI जो है ना वो एक स्ट्रिंग होती है, तो आपको इसकी स्ट्रिंग देनी है। अब जरा देखो, आपको पता है ना कि दैट हमारे पास यहाँ पर MongoDB जो पहले जब हम MongoDB पे यहाँ पर थे, अच्छा वो यहाँ पर है। देखो आप क्या करोगे, आप जस्ट यहाँ पर एक नया कनेक्शन क्रिएट करो। फॉर एग्जाम्पल आप ये वाला डाल देना एज अ क्या URL, आपका URL यही होगा, ठीक है। तो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि दैट मैं ये URL यूज नहीं करूंगा अपने कोड के अंदर, ओके। तो लेकिन आप याद रखना कि दैट आप ऐसा URI एक बनाना, URI इज इक्वल टू ये वाला आपका URI होगा, ठीक है, सही है ना। और इस URI के बाद जो भी आप इसमें स्लैश डाल के लिखोगे, लाइक पैराम, ठीक है। आप अगर लिखोगे MyDB, क्या लिखोगे, MyNewDB, तो वो एक इस कनेक्शन पर एक नई डेटाबेस खुद से क्रिएट करेगा। यानी कि इस कनेक्शन पर एक MyNewDB करके एक नई डेटाबेस खुद से क्रिएट हो जाएगी। यू डोंट हैव टू क्रिएट इट, ओके। अब मुझे एक बात बताओ, अगर हमें डेटाबेस क्रिएट करनी होगी SQL में, या अगर हमें MongoDB के अंदर भी एक डेटाबेस क्रिएट करनी है, इट मीन्स हमें वो करनी है ना, फिर कोडिंग के थ्रू हमें जाना है वहां पर डेटाबेस क्रिएट करनी है। लेकिन यहां पर देखो क्या है कि सिर्फ URI के अंदर स्लैश में डेटाबेस का नाम लिखने से वो खुद क्रिएट हो जाएगी। तो ये है पावर ऑफ मंगूज। ये पावर किसकी है, ORM की, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग की। आप जस्ट जैसे इस URI को यहाँ पर डाल दोगे तो ठीक है, ये काम करेगा। लेकिन देखो मैं क्या करूँगा, मैं इस URI का, मैंने पहले कहा कि मैं इस URI का इस्तेमाल नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे कुछ दूसरे इसमें मतलब ऑप्शंस है। लाइक मेरा क्या ऑप्शन है मैं आपको समझाता हूँ। हमारा यहाँ पर एक बैच 1 है और सर्विस नेस्ट सर्वर, उसमें भी देखो कॉन्फ़िग कनेक्ट DB, देखो मैं उसमें से, हाँ ये भी एक प्रॉब्लम है, मैंने वो रखा नहीं है वहाँ पे, ठीक है, मुझे इसको ओपन करना पड़ेगा। मैं चोरी करता हूँ दूसरे प्रोजेक्ट से, हाँ। तो मेरा Mongo URI ये होगा, सही है ना, मैं बताऊँगा, ठीक है। अब देखो मैंने ये वाला Mongo URI जो है ना ये मैंने लाया, ठीक है। तो देखो इसके बीच में डिफरेंस जो है, चलो ये गड़बड़ हो गई, ये मुझे डबल कोट्स, ठीक है, सही है ना। उस प्रोजेक्ट को मैं बंद कर देता हूँ, ये वाला प्रोजेक्ट मैंने बंद कर दिया, ओके। नाउ चेक करो। अब आप कहोगे कि सर ये कौन सी, मतलब आपने इतनी बड़ी स्ट्रिंग कहाँ से लाई। देखो MongoDB का मैंने पहले कहा कम्युनिटी सर्वर जो आप अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करते हो, लेकिन ये हमेशा आपके सिस्टम में ही रहेगा। मैं कौन सा यूज़ करता हूँ, मैं क्लाउड सर्वर का इस्तेमाल करता हूँ। तो क्लाउड सर्वर जो है ना उसको हम बोलते हैं MongoDB Atlas, क्या बोलते हैं। तो मैं ये MongoDB Atlas का URI है, ठीक है, जो मैंने खरीदा हुआ है ना, ठीक है, वहाँ पर फ्री वर्जन भी मिलता है उसका। तो वो जो क्लाउड मैंने खरीदी उसका स्ट्रिंग है ये। जब आप वहाँ पर खरीदोगे ना, आप भी जब अपना सर्वर वहाँ पे बनाओगे, आपको वहाँ से स्ट्रिंग मिल जाएगा, तो आप यहाँ पे डाल देना। लेकिन इससे आप किससे कनेक्ट हो जाओगे, उस सर्वर के साथ। लेकिन जो ये वाला URI है, इससे आप किस सर्वर के साथ कनेक्ट होंगे, जो आपके सिस्टम के अंदर है, ठीक है। तो ये 2 सर्वर्स हैं। अब देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखा है roblox mongodb.net robo, है ना, ऐसे लिखा रोबो, स्लैश के बाद लिखा है ना रोबो, मैं लिखूंगा स्लैश के बाद MyNewDB।
माई न्यू डी बी, तो मैंने ऐसे लिखा माई न्यू डी बी। तो स्लैश के बाद जो भी चीज़ होती है, मैंने पहले कहा, वो डेटाबेस नेम होता है। बाद में क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी चीज़ें होंगी वो क्या होंगी, उनको हम क्वायरीज बोलते हैं। तो मुझे क्वायरीज के साथ कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बस स्लैश के बाद माई न्यू डी बी लिखा, तो इसका मतलब कि जो भी ये है हमारे पास, है ना, जो भी ये मतलब जिस डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो जाएगा उसमें एक माई न्यू डी बी करके डेटाबेस क्रिएट हो जाएगी। एंड दूसरी ये चीज़ क्या है, इरफान 33, ये मेरा यूज़र नेम है, और ये जो रोबोलॉक्स यहाँ पर लिखा है रोबोलॉक्स, ये पासवर्ड है, ठीक है। तो इसका मतलब मेरा यूज़र नेम और मेरा पासवर्ड, यानी कि वो वाली है ना क्लाउड वाली डेटाबेस, अगर मतलब डायरेक्टली एक यूआरएल होगा तो कोई भी तो उसके साथ कनेक्ट कर सकता है ना, इसीलिए हमें यूआरएल के अंदर क्या देना पड़ता है, ये चीज़ जो इरफान यूसुफ 33 है, इट्स अ यूज़र नेम, एंड जो रोबोलॉक्स है ये उसका क्या है, ये उसका पासवर्ड है। तो ठीक है, लोकल होस्ट में आपको कोई यूज़र नेम पासवर्ड देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो आपके सिस्टम पे ही है, उसको कौन ही मतलब बाहर से एक्सेस कर देगा। लेकिन क्लाउड सर्वर को बाहर से कोई एक्सेस कर सकता है, इसीलिए उसको हमने पासवर्ड प्रोटेक्ट करके रखा है। दैट्स वाई इसमें जो है ना, इसमें ये दो चीज़ें आप देख रहे हो। बाद में उसके बाद क्या, @robolox mongodb.net/mynewdb, फिर हमारी डेटाबेस का नाम होगा। अब चलो ये कनेक्ट हो गया, अब मैं इसको क्या लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा कि दैट अगर ये कनेक्ट हो जाए, ठीक है, अगर कनेक्ट हो जाए तो तुम क्या करना, तुम कुछ बोल देना, बोलो यार, ठीक है। तो console.log मैं बताऊंगा अभी, ठीक है, console.log, ठीक है, समझो इसको, console.log डेटाबेस कनेक्टेड, क्या लिखूंगा, डेटाबेस जो है वो कनेक्ट हो चुकी है। लेकिन कब करना ये, तुम ये कब करना, जब कनेक्ट हो जाए, जब सच में नहीं कि जब ट्रू रिटर्न करे, ठीक है, ओके। डेटाबेस कनेक्टेड ऑन एटलस, क्या लिखेंगे, एटलस, क्योंकि ऑब्वियसली मैं किसके साथ कनेक्ट हो रहा हूं, एटलस के साथ। आप इसको चाहो तो आप इसको भी कंडीशनल बना सकते हो। अगर आप ये यूआरएल यूज कर रहे हो, देखो अभी तो ये यूआरएल यूज नहीं हो रही होगी क्योंकि मैंने अंदर भी एक वेरिएबल बनाया है ना, तो ऑब्वियसली ये कौन सा वेरिएबल यूज करेगा, ये वाला, जो ग्लोबल स्कोप है वो तो नहीं यूज होगा यहाँ पे, ठीक है। इफ कनेक्ट console.log ये कर लेना, या आप क्या करना, एल्स में एरर शो करना, लेकिन वो तो वैसे भी अगर इसमें कुछ एरर हुआ होगा, वो तो यहाँ पर भी कंसोल हो रहा है ना, तो इट मीन्स ये मेरा फंक्शन जो है ना, ये मैंने कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद चलो मैं इसको एक काम करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल फॉर्मेट इट, देन मैं यहाँ पर लिखता हूँ module.exports इज इक्वल टू करली ब्रेसेस, और मैं इस कनेक्ट डीबी नाम की फंक्शन को क्या करूँगा, मैं इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ। चलो ये बन गई मेरी एक फंक्शन, ठीक है, लेकिन मैं इसको कहीं पे अभी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ये एक मॉड्यूल बन गया, इस मॉड्यूल को मैंने कहीं पर भी यूज नहीं किया। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी index.js, अगर मैं इस कोड को मैं अभी चला लूं, अगर मैं यहाँ पे लिखूं npm run dev, ठीक है, अगर मैं लिखूं ऐसे npm run dev, तो बताओ क्या आएगा, सर्वर लिसनिंग ऑन पोर्ट 4003, और कुछ नहीं आ रहा। देखो जहां पर मैंने पोर्ट मेंशन किया है, ठीक है, जहां पर मैं एक तरह से सर्वर को कॉल कर रहा हूं, बाद में मैंने पोर्ट मेंशन किया, बराबर इसके आगे या इसके पीछे कहीं पे भी लिखो, आप उस फंक्शन को कॉल करो, कनेक्ट डीबी, देखो उस फंक्शन को कॉल करो। बताओ मैंने फंक्शन कॉल कहां पर की, मैंने वो कनेक्ट डीबी फंक्शन जो कि वहां पर दूसरे कॉन्फिग नाम के एक फोल्डर में बनी है, उसको मैंने यहां पे कॉल कर दिया। वो फंक्शन वहां पर सिर्फ बनी हुई है, आप देखो कनेक्ट डीबी फंक्शन खाली वहां पर बनी हुई है, इसको कॉल कहीं पे नहीं किया, बल्कि मैंने इस फंक्शन को एक्सपोर्ट कर दिया, और एक्सपोर्ट करने के बाद यहां पर इंपोर्ट हो रही है, देखो यहां पर खुद से इंपोर्ट हो गई, एंड यहां पर मैंने कनेक्ट डीबी नाम की इस फंक्शन को कॉल कर दिया। अब अगर मैं इस कोड को सेव करूं, देखो क्या होगा, देखो सर्वर लिसनिंग ऑन पोर्ट 4003, कुछ टाइम के बाद हो सकता है कि मुझे यहां पर एक और मैसेज देखने को मिल जाए, ठीक है, ओके, तो ठीक है, देखो डेटाबेस कनेक्टेड ऑन एटलस, ठीक है, तो दूसरा मैसेज मुझे आ गया। लेकिन इसको कितना टाइम लगा, इसको कुछ टाइम लगा ना कनेक्ट डीबी होने में। अब सोचो यहां पर कनेक्ट डीबी फंक्शन कॉल यहां पर हुआ, ठीक है, ये एक एसिंक्रोनस फंक्शन है ना, लेकिन मुझे क्यों पहले सर्वर लिसनिंग ऑन पोर्ट दिखा रहा है, पता है क्यों, क्योंकि ये कोड जो है ना उसकी एग्जीक्यूशन को इस फंक्शन ने रोका नहीं था, क्योंकि ये ऑब्वियसली अगर ये एक एसिंक्रोनस फंक्शन है तो ऑब्वियसली ये कहां पर गई होगी, नहीं, बिकॉज वी आर इन Node.js राइट नाउ, यहां पर Node.js में वेब एपीआई नाम करके कोई चीज नहीं होती, यहां पर उस चीज को हम बोलते हैं थ्रेड पूल, क्या बोलते हैं,
इस चीज को हम क्या बोलते हैं, थ्रेड पूल। तो इसका मतलब है कि कनेक्ट डीबी नाम की जो एसिंक्रोनस फंक्शन थी, इसको इवेंट लूप ने कहां पर फेंक दिया, इवेंट लूप ने इसको थ्रेड पूल पे फेंक दिया। बोला जाओ तुम्हें तो टाइम लगता है, मैं कहां तब तक ये बाकी कोड एग्जीक्यूट होने नहीं दूंगा। तो इसका मतलब देखो क्या है कि जो एसिंक फंक्शन है ना, दिस एसिंक फंक्शन, इसको कहां पर एग्जीक्यूशन मिलेगी, इसको एग्जीक्यूशन मिलेगी थ्रेड पूल में। इसको इवेंट लूप कहां पर फेंक देगा, थ्रेड पूल पे। बोलेगा जाओ पहले वहां पर तुम करके आओ, तेरे को 5-10 सेकंड लगेंगे, तब तक बाकी कोड एग्जीक्यूट हो जाता है। यानी कि टास्क नंबर 1, टास्क नंबर 2, टास्क नंबर 3, 4, यानी कि एक पोर्ट को डिफाइन करना, कोरस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना, एक राउट क्रिएट करना, ठीक है, ये सब कुछ हो गया होता है। एंड हाँ, ये पोर्ट पे लिसन करना भी हो जाता है। इसीलिए आप देखते हो कि एवरी टाइम आई जस्ट सेव, पहले आता है सर्वर लिसनिंग और पोर्ट फॉर सब, बाद में आता है डेटाबेस कनेक्ट ऑन एटलस, ठीक है। तो इस तरह से एसिंक्रोनस कोड को समझो। एसिंक्रोनस कोड क्या है? एसिंक्रोनस कोड का असल में मकसद है कि मेन थ्रेड को रोकना नहीं, मेन थ्रेड को नहीं रोकना है। और हमेशा याद रखें, जब भी आप सेव करोगे ना, अब दो चीजें होंगी, एक तो ये सर्वर लिसन करेगा पोर्ट 4003 पे, और दूसरी चीज क्या होगी, दूसरी चीज हो जाएगी डेटाबेस कनेक्टेड ऑन एटलस। अब मेरा एटलस ही कनेक्टेड है किसके साथ, इसके साथ। मैंने इस जो कंपास है ना मेरा, ठीक है, ये जो मेरा कंपास है दिस वन, मैंने अपने किसको कनेक्ट किया है, मैंने अपने क्लाउड सर्वर को ही कंपास के साथ कनेक्ट किया। तो अगर मैं यहां पर अभी रिफ्रेश करूं, चलो मैं इसको बंद कर लेता हूं, ठीक है, बंद किया मैंने। मैं बंद करने के बाद फिर से जाके इसको यहां पर ओपन कर लेता हूं, ठीक है, फिर से देख लो। देखो मैं कौन से इस पर मतलब मैं क्या कनेक्शन यहां पर दे रहा हूं उसको। देखो अगर आप भी करोगे ऐड न्यू कनेक्शन, ठीक है, तो इधर आप इसके साथ कनेक्ट हो जाओ, ठीक है, या आप एक काम करो, आपने क्या करना है, वो स्ट्रिंग थी ना लंबी चौड़ी, ये वाली स्ट्रिंग, ठीक है, दिस वन, आप इसको कॉपी करके इसी यहीं आप यहां पर पेस्ट कर दो, ठीक है, समझ में आ गया। तो मैंने यहां पर जो कंपास है ना, मैंने कंपास में भी कौन सी स्ट्रिंग दी है, यही जो मैं वहां पर दे रहा हूं mongoose.connect के अंदर। तो जैसे ही मैं सेव एंड कनेक्ट करता हूं, तो आप देखो ये दिखा रहा है कि कनेक्ट हो रहा है। तो आप देखेंगे जैसे ही कनेक्ट होगा तो यहां पर आ जाएगा, ठीक है, देखो कनेक्ट हो गया। अब देखो मुझे इसमें अभी वही डेटाबेसेस दिख रही हैं, रोबो क्रेज, एडमिन कॉन्फिग लोकल, न्यू डीबी। हालांकि ये वो वाली डीबी नहीं है, क्योंकि उस डीबी का नाम है माई न्यू डीबी, यानी कि डेटाबेस बनी नहीं की। हाँ मैं बताऊंगा देखो क्यों नहीं बनी। इसमें तो वही जेनिक जो रोबोलॉक्स एटलस में जो 6 डीबीज है ना, क्योंकि वही है सेम टू सेम। ये ऊपर मैंने फिर से कनेक्ट किया एक हिसाब से लेकिन मैं कनेक्ट किसके साथ हो रहा हूँ, कंपास से एटलस के साथ, ना कि कम्युनिटी सर्वर के साथ। ओके, तो चलो यहां पर तो ये बात समझ में आ गई आपको। मुझे एक बात बताओ कि डेटाबेस क्यों नहीं बनी। देखो रूल क्या है, रूल ये है कि दैट एक डेटाबेस के अंदर कम से कम एक कलेक्शन तो होना चाहिए, ठीक है। मोंगोडीबी का रूल है कि एक डेटाबेस के अंदर कम से कम एक कलेक्शन होनी चाहिए। अगर डेटाबेस के अंदर एक कलेक्शन भी नहीं है तो वो डेटाबेस क्रिएट ही नहीं होगा। तो जब मैं यहां पर लिखता हूं ना कि दैट डेटाबेस क्रिएट करो, क्या मैं इसको बोलता हूं कि तुम उस डेटाबेस के अंदर एक कलेक्शन भी क्रिएट करो? नहीं, मैंने तो खाली डेटाबेस का नाम बताया। अब मुझे कलेक्शन क्रिएट करनी है तो उसके लिए मुझे मॉडल्स लिखने पड़ेंगे, मुझे ऑब्जेक्ट मैपिंग करनी पड़ेगी। तो सही है, अभी है थोड़ा सा हमारे पास टाइम, तो हम एक और फोल्डर बनाते हैं, उसका नाम हम रखेंगे मॉडल्स। क्या नाम रखेंगे? मॉडल्स। तो अब मुझे अब डेटा मॉडल्स क्रिएट करने हैं, ठीक है। मैं अभी समझाता हूं आपको, आप थोड़ा आराम से देखिए आप। तो मैं यहां पर एक मॉडल क्रिएट करता हूं, उसका नाम मैंने रखा यूजर मॉडल। क्या नाम रखा? यूजर मॉडल डॉट जेएस। तो यूजर मॉडल है ये। अब ये हम आने वाले कुछ दिनों में, मतलब ये हम जैसे ही मोंगोडीबी को एक तरह से अंडरस्टैंड करेंगे, देन ये मॉडल्स हम डॉटनेट के अंदर क्रिएट करेंगे। आप देखो कॉन्स्टेंट मोंगूज, पहले यहां पर भी आपको किसको इंपोर्ट करना है? मोंगूज को ही, क्योंकि आपको पता है कि दैट मोंगूज जो है ना वो एक फुल फ्लेज्ड लाइब्रेरी है। इससे आपने कनेक्शन भी एस्टैब्लिश कर लिया किसके साथ? डेटाबेस के साथ। एंड यही आपको क्या देगा? कैपेबिलिटी देगा मॉडल्स क्रिएट करने के लिए। तो ठीक है, मैंने लिखा mongoose इज इक्वल टू रिक्वायर mongoose। इसके बाद मैं लिखता हूं कॉन्स्टेंट यूजर। मैंने क्या लिखा? कॉन्स्टेंट यूजर इज इक्वल टू mongoose, ठीक है। mongoose डॉट लिखो मॉडल, इसके अंदर mongoose डॉट मॉडल करके एक मेथड आता है। तो mongoose डॉट मॉडल को मैंने क्या किया? कॉल। अब ये बोलता है कि पहली चीज जो इसके अंदर जो पहला पैराम जाएगा वो इस मॉडल का नाम होगा। तो चलो इस मॉडल का नाम हम यूजर ही रखते हैं, ठीक है। इस मॉडल का नाम क्या होगा? इस मॉडल का नाम यूजर ही होगा।
और ये है क्या असल में? ये असल में ऑब्जेक्ट मैपिंग है। ऑब्जेक्ट मैपिंग मतलब कि मैं क्या क्या डेटा लेना चाहता हूं यूजर से, मतलब हाईएस्ट पॉसिबिलिटी, हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी क्या है, मतलब मैं उसे क्या क्या लेना चाहूंगा। लाइक मुझे उससे यूजर नेम लेना है, क्या लेना है, उसकी टाइप होगी स्ट्रिंग, ठीक है, उसकी टाइप क्या होगी। जैसे आप टेबल बनाते हो ना एसक्यूएल के अंदर, तो हम बोलते हैं ना उसके अंदर की ये वो var 255 ऐसा ही कुछ, तो बिल्कुल यहाँ पर भी यही है। मैं इसको बोलता हूँ कि तुम इसकी टाइप स्ट्रिंग ले लेना, तो देखो वहीं से आ गया। लेकिन ये ऑब्जेक्ट है, देखो ये ऑब्जेक्ट है, चेक करो, दिस इज ऑब्जेक्ट है, करली ब्रेसेस टू करली ब्रेसेस लिखा है ना, तो इसका मतलब यूजर नेम एक क्या है, यूजर नेम एक की है, और उसके अंदर टाइप स्ट्रिंग, वो भी एक की वैल्यू पेयर है, यानी कि ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। उसके बाद आप देखो, इसमें इसको ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने की जरूरत नहीं थी, आप इसको डायरेक्टली भी यहां पे स्ट्रिंग लिख सकते थे ऐसे कि यूजर नेम एक स्ट्रिंग है। हालांकि हम यूजर नेम की वैल्यू नहीं दे रहे, हम बस मेंशन कर रहे हैं डेटा टाइप, हम बोल रहे हैं कि यूजर नेम स्ट्रिंग होगा। अच्छा, ईमेल वो भी स्ट्रिंग है, ठीक है, मैं बताऊंगा, इसमें भी होते हैं, इसमें नंबर होता है, ठीक है। सॉरी, पासवर्ड नंबर, सॉरी पासवर्ड नंबर नहीं, चलो पासवर्ड भी स्ट्रिंग है, क्योंकि हो सकता है कि पासवर्ड के अंदर भी हम कुछ अल्फाबेट्स का यूज करें, तो ठीक है ना। अगर मैं नंबर रखूंगा तो फिर पासवर्ड नंबर ही होना चाहिए, लेकिन मैं पासवर्ड को भी क्या रखा मैंने, स्ट्रिंग। हाँ, तो यूजर इज इक्वल टू mongoose डॉट मॉडल यूजर, और ये मैंने इसका डेटा स्ट्रक्चर, एक तरह से डेटा स्कीमा बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, डेटा स्कीमा। मैंने इसका डेटा स्कीमा डिफाइन कर दिया, और यहां पर मैंने इस मॉडल को भी क्या करना है, एक्सपोर्ट। तो ठीक है, मैं लिखूंगा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू करली ब्रेसेस लगा के मैंने बोलना है कि दैट यूजर, इसको जो है ना, ये यूजर जो है इसको भी क्या कर दो, इसको भी एक्सपोर्ट कर दो। तो ठीक है, अब हमारे पास इस तरह से एक यूजर स्कीमा क्रिएट हो गया। अब हो गया हमारा ये काम भी खत्म, और कनेक्टडीबी का भी काम खत्म। अब हम क्यों इस तरह से कोड लिखते हैं कि दैट हम क्यों नहीं सारा कुछ index.js में ही लिखते हैं? देखो भाई, उससे index.js बहुत फाइल में बड़ी हो जाएगी, तो इसीलिए हम कोड को मॉड्यूल्स में लिखते हैं। हम कोड, इसको बोलते हैं सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स। क्या बोलते हैं, सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स। हम अपनी जो प्रॉब्लम है ना उसको डिवाइड करते हैं चंक्स में, फिर एक एक डिफरेंट कंसर्न को हम अलग अलग तरह से ट्रीट करते हैं। बात समझ गए? तो नाउ इस तरह से देखो कि अब हमें क्या करना है। चलो कॉन्फ़िग भी हो गया, कंट्रोलर्स भी हो गए, मॉडल्स भी हो गए। अब हमें सच में एक यूजर नेम तो चाहिए। अब हमें डायरेक्टली में अब हम यूजर से डेटा लेना शुरू कर देंगे। और इस डेटा मॉडल का काम क्या है? इस डेटा मॉडल का काम है उस डेटा को एक्सेप्ट करना और डायरेक्टली कहां भेजना, डेटाबेस के पास। ठीक है, यानी कि फ्रंट एंड से डेटा आएगा। ठीक है, फ्रंट एंड से क्या आएगा, डेटा। क्या क्या आएगा, यूजर नेम आएगा, यानी कि क्वेरी में आएगा या बॉडी में आएगा। उसमें क्या क्या आएगा, यूजर नेम आएगा, ईमेल आएगा, पासवर्ड आएगा। उन तीन चीजों को एक्सेप्ट करके मैं उनको डेटाबेस में सेव करा दूंगा। ठीक है, इसका मतलब जो CRUD ऑपरेशन होगा वो मैं कहां से कर रहा हूं, वो मैं Node.js सर्वर से कर रहा हूं, मैं एक्सप्रेस सर्वर से कर रहा हूं। मैं कोई बाहर का मतलब वो एटलस वेटलस यूज नहीं कर रहा हूं। लाइक मैं कंपास इस्तेमाल में CRUD ऑपरेशन वहां पे स्टूडियो में नहीं कर रहा हूं, मैं यहां से कर रहा हूं, तो कोडिंग के थ्रू। इसी तरह से जब आप SQL डेटाबेस के साथ कनेक्ट करोगे उसके साथ भी ऐसा ही करना है। वो भूल जाओ, वो जो आप लिखते हो ना वो क्वेरीज वहां पे MS स्टूडियो में, वो बस सीखने के लिए होती है। असल में वो क्वेरीज को एग्जीक्यूट कहां से करना होता है, उन क्वेरीज को एग्जीक्यूट कहां से करना होता है, उन क्वेरीज को एग्जीक्यूट करना होता है हमारे कोड के थ्रू। हाँ, वो ज्यादा यूज होता है, सबसे ज्यादा मोस्ट यूज्ड डेटाबेस तो वही है। वो भी लगभग ऐसे ही लिखना पड़ता है। उसके लिए एक ORM आता है, वी आर हैविंग अनदर ORM फॉर दैट। ऐसे इजी हो जाता है। देखो भाई, एक और हमारे पास एक क्या बोलते हैं इसको, सीक्वलाइज है, उसका नाम क्या है, सीक्वलाइज। तो जैसे आप बोल रहे हैं ना कि हम ये करते हैं, हम लिखते हैं इसको, तो देखो भाई सीक्वलाइज NPM। जैसे मंगूज ORM है किसका, MongoDB का। सीक्वलाइज ORM है SQL डेटाबेसेस का। तो ठीक है, देखो इट्स एन ORM लिखा है ना, ORM ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग टूल फॉर व्हाट, पोस्टग्रेस, MySQL, MariaDB, SQLite, DB2, Microsoft SQL Server, Snowflake। ये सारी इन डेटाबेसेस को सपोर्ट करता है। इसको इंस्टॉल करने के लिए क्या करोगे, npm i sequelize, बाद में इसके मेथड्स यूज होंगे। तो इसका मतलब हम सीक्वलाइज का इस्तेमाल करके, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग का इस्तेमाल करके, कोडिंग के थ्रू वो क्वेरीज कहां पे चलाएंगे, सर्वर के ऊपर।
ना कि डायरेक्ट सर्वर से। डायरेक्ट सर्वर इज जस्ट फॉर मतलब फॉर लर्निंग पर्पस, ठीक है, दैट्स फॉर लर्निंग पर्पस, और मे बी डेटा एनालिसिस के लिए यूज होता होगा। लेकिन जब आप कोडिंग का यूज करोगे तो मोस्टली हम ORMs का इस्तेमाल करेंगे। तो SQLize इज अनदर ORM, एंड इसी तरह से EF Core एक ORM है, लेकिन वो .NET के लिए बना हुआ है। तो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स, थाउजेंड्स ऑफ लाइब्रेरीज। इसको जब आप इसको पढ़ते पढ़ते तो इंसान जो है ना उसके बाल सफ़ेद हो जाएंगे, ठीक है, और तब भी फिर लास्ट में देखोगे कि अभी भी बहुत कुछ बाकी रह गया, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा ही चलता है, ऐसा ही निज़ाम है। तो ठीक है, अब आप एक काम करो, अब यहाँ पर एक और फोल्डर क्रिएट करो, ठीक है, उसका नाम हम रखेंगे, वैसे कंट्रोलर्स नाम का फोल्डर था, हाँ कंट्रोलर्स नाम का फोल्डर था पहले से, तो जस्ट कंट्रोलर्स में ही हम जाएंगे। कंट्रोलर्स में वी विल जस्ट क्रिएट अनदर फाइल दैट विल बी कॉल्ड एज द यूजर कंट्रोलर, यूजर कंट्रोलर डॉट जेएस। अब यूजर कंट्रोलर में देखो क्या होगा, कॉन्स्टेंट, इसको देखो, इसको समझो, जल्दी से मैं लिखता हूं, मैं इसको थोड़ा ज़्यादा डिफाइन नहीं करूंगा क्योंकि हम इसके बारे में कल बात करेंगे। तो कॉन्स्टेंट क्रिएट यूजर एक फंक्शन होगी, सही है ना, एक फंक्शन होगी, और ये एक एसिंक्रोनस फंक्शन होगी, ठीक है, और इसमें आप ट्राई कैच का यूज करोगे एरर हैंडलिंग के लिए, और आप इसमें करोगे console.log एरर। ये आपका स्टैंडर्ड कोड है, ठीक है, ये तो करना ही करना है। और एसिंक में आप दो चीजें लोगे, रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स, ठीक है। देखो इसको हम करेंगे क्या, मैं इसको बोलूंगा कि देख भाई तुझे 3 चीजें लेनी है रिक्वेस्ट करके, क्या क्या, डिस्ट्रक्चर करके लिखेंगे, क्या क्या, देखो तू यूजर नेम लेना, ठीक है, तू ईमेल लेना, ईमेल की स्पेलिंग वही लिखना है जो डेटा मॉडल में लिखा है, ठीक है, तुम पासवर्ड लेना, तुम 3 चीजें लेना, कहां से लेना, तुम लेना ये रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से, कहां से, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से। तो यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, तुम कहां से लेना ये 3 चीजें, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से। वैलिडेशन हम यहीं पे लिखेंगे, हम इसको बोलेंगे कि देखा यूजर नेम नहीं होगा, ईमेल नहीं होगा, पासवर्ड नहीं होगा, तुम एरर कोड भेजना 400 बैड रिक्वेस्ट, नहीं 400 बैड रिक्वेस्ट। बैड रिक्वेस्ट मीन्स कि तुमने यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड नहीं भेजा, तो ये बैड रिक्वेस्ट होगी। तो वो वैलिडेशन हम बाद में लगाएंगे, लेकिन करना क्या है, हमें इस बंदे को रजिस्टर करवाना है। तो रजिस्टर करवाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा कॉन्स्टेंट सेव यूजर, क्या लिखेंगे, हम इस यूजर का डेटा सेव करेंगे, या चलो एक नया यूजर होगा ना, तो मैं लिखता हूं कॉन्स्टेंट न्यू यूजर, क्या लिखेंगे, कॉन्स्टेंट न्यू यूजर इज इक्वल टू अवेट, ठीक है, क्या लिखेंगे, कॉन्स्टेंट न्यू यूजर इज इक्वल टू अवेट। बाद में देखो ये क्वेरी किस पर चलेगी, यूजर पे। अब ये यूजर कौन है, ठीक है, ये यूजर कौन है, अगर आप देखोगे ये यूजर, ये वही मॉडल से आने वाला यूजर है। तो ठीक है, आपको पता ना कि वहां पर मॉडल्स में मैंने एक यूजर एक्सपोर्ट किया हुआ है ना, तो जरा चेक करें आप, अवेट यूजर, ये आना चाहिए खुद से, देखो आ गया, ठीक है, आ गया ना। देखो यूजर कहां से आ रहा है, मॉडल से। मैं इसको बोल रहा हूं कि देखो यूजर मॉडल के हिसाब, जो यूजर मॉडल है ना, उसको तुम ले लो, उसको तुम नजर में रखो। किसको नजर में रखो, यूजर को तुम अपनी नजरों के सामने रखो और तुम क्रिएट करो। इसमें एक मेथड देखो है क्रिएट, यूजर डॉट, तुम्हें क्रिएट करो, यूजर एक यूजर को क्रिएट करो, किस यूजर को, जिसका डेटा बाइंडिंग मॉडल लिखा हुआ है, ठीक है, तो सही है, क्रिएट कर दो। और तुम क्या करना, उसके क्रिएशन में क्या क्या चीजें चाहिए आपको 3 चीजें चाहिए ना, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, तो वो तो आपने ले ली है ना, किससे, वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ही तो ले लिया है ना आपने, किससे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से, तो वो मैंने इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। तो जरा इसको फॉर्मेट करते हैं, देखते हो कैसे आएगा ये। अब तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट से आता है, ठीक है, जो ये HTML बॉडी है, जो मतलब सामने क्लाइंट से जो आएगा, ठीक है, क्लाइंट से जो डेटा आएगा। तो रिक्वेस्ट के अंदर एक बॉडी नाम का एक ऑब्जेक्ट है जो डेटा एक्सेप्ट करता है, कहां से, जो फ्रंट एंड से आ रहा होगा। तो ठीक है, इसको भी बॉडी का डेटा पार्स करने के लिए भी हमको एक मेथड इस्तेमाल करना है, ठीक है, तब तक ये नहीं होगा, ठीक है, तब तक ये नहीं होगा, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल हमने क्या लिखा, मैंने इसको बोला कि देखो तुम ये 3 चीजें ले लेना रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से, एक नया यूजर क्रिएट करना, किस तर्ज का, किस हिसाब का यूजर क्रिएट करोगे, जो मैंने मॉडल में डिफाइन किया हुआ है। अगर ये हो जाए, यानी कि अगर न्यू यूजर सच्ची में हो गया, यानी कि अगर इसने ट्रू रिटर्न किया, अगर ये सच में क्रिएट हो गया, तो तुम रेस्पॉन्स में जेसन भेज देना, और बोलना मैसेज सेंड करना, क्या सेंड करना, मैसेज, और उस मैसेज में लिखना यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली,
क्या लिखोगे? यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुल। सुनो पहले, मैं सुनो देखो, एक तो मैं यहां पर जेसन भेज रहा हूं, दूसरी चीज मैं यहां पर स्टेटस भी भेज सकता हूं। अब स्टेटस मैंने भेजना है 201, क्योंकि एक नया यूजर क्रिएट हुआ होगा, तो 201 का मतलब होता है क्रिएटेड। तो मैंने इसको बोला कि तुम रिक्वेस्ट में क्या लोगे? तुम रिक्वेस्ट में लेना यूजर नेम, ईमेल एंड पासवर्ड, और जब वो तीनों चीजें आ जाए तो तुम एक नया यूजर क्रिएट करना। जब एक नया यूजर क्रिएट होगा तो तुम उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद तुम रेस्पॉन्स भेज देना, किसको? वापस क्लाइंट को। स्टेटस कोड में बोलना 201 हो गया क्रिएटेड, और साथ में मैसेज भी भेज देना यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो ये होता है बैकएंड का लॉजिक। जब आप कहीं भी किसी भी वेबसाइट पर, मैं बताऊंगा जेसन में हमने इसको क्यों सेंड, हमने डेटा जेसन फॉर्मेट में क्यों सेंड कर दिया। आप जब भी एपीआई कॉल करते हो, मुझे एक बात बताओ, आपको डेटा किस फॉर्मेट में मिलता है? जेसन फॉर्मेट में मिलता है, ठीक है। आपने जो भी एपीआई कॉल की, रैपिड एपीआई जैसे आपने कॉल की, किस फॉर्मेट में डेटा आया था? जेसन। तो मैं भी ये फॉर्मेट में, मैं भी किस फॉर्मेट में डेटा सेंड कर रहा हूं? सामने क्लाइंट में मैं फिर यही जेसन डेटा मैप किस में करूंगा? HTML में। आया समझ? अब देखो क्या करना है, मैं आपको यहां पर, इसको हम थोड़ा यहां पर खत्म करते हैं। देखो क्या करना है, मैं यहां पर एक पोस्ट आउट बनाऊंगा, सर्वर डॉट पोस्ट। क्या बनाऊंगा? सर्वर डॉट पोस्ट, और यहां पर मैं लिखूंगा /user/register, यानी कि एक बंदा जब पोस्ट रिक्वेस्ट भेजेगा किस राउट पर? user/register पे, तो तुम क्या करना? तुम वो क्रिएट यूजर नाम का हैंडलर चला लेना। क्रिएट वो कहां पर है? क्रिएट यूजर, वो हमने यूजर कंट्रोलर के अंदर बनाया था। तो क्या मैंने वो वहां पर एक्सपोर्ट किया? नहीं। देखो इसको यहां पर क्या करना है, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू करली ब्रेसर, और आप इस क्रिएट यूजर को क्या करोगे? आप इस क्रिएट यूजर को यहां पर एक्सपोर्ट कर दोगे। देखो जब यहां से एक प्रॉपर एक्सपोर्ट हुआ होगा तो ऑब्वियसली तो तभी तो आप यहां पर क्रिएट यूजर को कॉल कर सकते हो। देखो भाई क्रिएट यूजर को कॉल किया, इसका मतलब है कि जब भी कोई सर्वर डॉट पोस्ट पर, यानी सॉरी, जब भी कोई /register पर एक पोस्ट रिक्वेस्ट भेजेगा, और उस पोस्ट रिक्वेस्ट के साथ क्या भेजेगा? यूजर नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। किस में? बॉडी में। तो ये क्रिएट यूजर नाम का हैंडलर चलेगा, और इससे होगा क्या? वो डायरेक्टली क्वेरी किस पे चल जाएगी? क्रिएट क्वेरी किस पे चल जाएगी? यूजर मॉडल पर। यूजर मॉडल पर क्रिएट क्वेरी चल जाएगी, उससे आपकी डेटाबेस में एक नया यूजर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। देखो आप इसको अगर एक्शन में देखना चाहते हो, आप अगर आप चाहते हो कि नहीं हो मैं देखूं, है ना, सबसे पहले तो आपको एक मिडलवेयर का इस्तेमाल करना होगा। तो हम लिखेंगे यहां पर सर्वर डॉट यूज, क्योंकि जो आने वाला डेटा है ना, जो बॉडी से आने वाला डेटा है, मुझे उसको भी पार्स किस में करना है? जेसन में। आने वाला डेटा हो सकता है डिफरेंट फॉर्मेट हो, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं पहले इसको बोलूंगा कि देख भाई जो भी डेटा आएगा तुम उसको पार्स किस में करना? तुम उसको जेसन में पार्स करना। तो आने वाला डेटा किस में पार्स होगा? जेसन में, और जाने वाला डेटा तो है ही जेसन में। ओके, तो यहां पर मैंने एक मिडलवेयर लगा दिया। हर किसी मिडलवेयर का मैंने आपको फंक्शन बता दिया। नाउ अगर आप इसको टेस्ट करना चाहते हो, यू हैव टू गो टू द पोस्टमैन। आप किधर जाओगे? पोस्टमैन पर। तो ठीक है, आप 2-3 मिनट यहां पर वेट करें और अच्छे से देखिए आप, तो आप देखोगे कि ये कैसे होगा। मुझे क्या क्या भेजना है, मुझे क्या, देखो समझो इसको अच्छे से, क्या क्या करना है मुझे। पहले तो मुझे राउट देखना है कि राउट क्या है। /register राउट है, और मेन जिसपे असल में हमारा चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल चलो गेट 004 है, गेट 00, मैं इसी में एक नई रिक्वेस्ट क्रिएट करता हूं। एक नई रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं, ऐड रिक्वेस्ट, ठीक है। ओके, एक नई रिक्वेस्ट ऐड की। बारी क्यों चल रहा है? ये इंटरनेट पे चलता है। ओके, तो यहां पर मैं लिखूंगा HTTP localhost 4003, और स्लैश के बाद आई हैव टू राइट /register। सही है ना? और ये एक पोस्ट रिक्वेस्ट है, और यहां से मुझे क्या देना है? बॉडी में क्या सेंड करना है? बॉडी में आपको जेसन सेंड करनी है। क्या सेंड करनी है? बॉडी में आपको जेसन। और जेसन ऑब्जेक्ट में सेंड क्या क्या करोगे बताओ? आपको सेंड करना है एक यूजर नेम, ठीक है, आपको सेंड करना है यूजर नेम। मान लो यूजर नेम है मसरूफ, ठीक है, मान लो, ठीक है, मसरूफ, सही है ना? कॉमा लगा के पूरा जेसन ऑब्जेक्ट ही लिखना है, और प्योर जेसन फॉर्मेट। ओके, और यहां पर आप लिखोगे मसरूफ के बाद मतलब मसरूफ की ईमेल,
ठीक है, masroof@gmail.com। फिलहाल तो मैंने ऐसी कोई भी नकली सा जीमेल उठा के दे दिया। और मसरूफ का पासवर्ड, मसरूफ का पासवर्ड, तो पासवर्ड चलो हम मानते हैं 1 2 3 4 5। पासवर्ड मैंने स्ट्रिंग भेज दी। अगर मैं अभी इस रिक्वेस्ट को करूं, बॉडी में भी डेटा है ना, राउट भी सही है। अगर मैं पोस्ट रिक्वेस्ट करूं तो मुझे रेस्पॉन्स क्या मिलना चाहिए? यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो ये है हमारा इनपुट और ये है हमारा आउटपुट। अभी सुनो आप पहले, ठीक है, पढ़ कर यहाँ पर फोकस। यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, हमने ये इनपुट सेंड कर दिया। अब हमें चेक करना है क्या डेटाबेस में सच में ऐसा कुछ हुआ। वो हम कैसे देखेंगे? वो हम यहाँ पर देखेंगे। लाइक देखो, ये है ना हमारी डेटाबेस। तो यहाँ पर या तो आप इसको रिफ्रेश कर दो, ठीक है। यहाँ पर देखो हमारे पास कितनी डेटाबेसेस हैं फिलहाल। वी आर हैविंग एडमिन कॉन्फिग लोकल MyDB। इसको रिफ्रेश करने का ये कहाँ गया? कोलैप्स ऑल कनेक्शंस, यहाँ पर आता था रिफ्रेश। हाँ यहाँ है रिफ्रेश, ठीक है। देखो रिफ्रेश किया, MyNewDB आ गई। मैंने कहा था ना कि जब तक आप एक कलेक्शन क्रिएट नहीं करोगे तब तक डाटाबेस क्रिएट नहीं होगा। और कलेक्शन क्रिएट कब होगी? जब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उसके अंदर, जब एक डॉक्यूमेंट उसके अंदर क्रिएट होगा। तो मैंने एक यूजर को लिया ना वहां पे, तो एक यूजर को जब मैंने लिया तो वही उसकी कलेक्शन बन गई। तो यूजर की कौन सी कलेक्शन बनेगी? यूजर्स। और यूजर्स किस, देखो आप यहां पर इसमें कौन सी कलेक्शन आ गई? यूजर्स, है ना। इस यूजर्स पे क्लिक कर लो तो देखो उसमें एक ऑब्जेक्ट होगा। देखो उसमें एक ऑब्जेक्ट है, यूजर नेम मसरूफ, ईमेल masroof@gmail.com एंड पासवर्ड इक्वल 1 2 3 4 5। तो CRUD ऑपरेशन कहां से किया मैंने क्रिएट कहां से किया? कोडिंग से, ठीक है। और डेटाबेस में यहां पर जमा हो गया, ठीक है। तो होप आपको आज की क्लास समझ में आ गई हो। कल हम इसको और भी थोड़ा सा एनहांस करेंगे, इसको हम और भी। तो आज की क्लास फिलहाल यहाँ पर मैं बंद करता हूँ। बाकी आपकी जो क्वेश्चंस है वो आप इसके बाद बताएं।